All of you, good morning, dear student और फ्रेंड्स। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होगे। और साथियों, आज अपन बात करेंगे जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की अपनी श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और अगले बिंदु के बारे में अपन बात करेंगे। और आज अपन जिस बिंदु के बारे में बात करेंगे वह बात करेंगे पृथ्वी की आयु की गणना है वो किस प्रकार से करेंगे। यानी पृथ्वी आज से कितने समय पहले बनी, कब बनी और कितने टाइम हो गया है पृथ्वी को बने हुए, उसके बारे में आप आज अपन है वो अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं विद्यार्थियों कि जो पृथ्वी की जो आयु है उसकी गणना विद्यार्थियों हम प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कर सकते, पर कुछ अप्रत्यक्ष हमारे पास स्रोत हैं। उन स्रोतों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी की बनने में इतना समय लगा। जैसे मान लो सामान्यतः अपन देखते हैं विद्यार्थियों कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो आयु है वह लगभग 4.6 अरब वर्ष या अपन 460 करोड़ वर्ष है वो मानते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो आयु है विद्यार्थियों, इस आयु का निर्धारण या गणना है वो किस प्रकार से की जाती है, तो हम भी और की जाती है उसके बारे में आज अपन विद्यार्थियों अध्ययन करेंगे। और ये भी अपन जानते हैं विद्यार्थियों कि जो आयु है, पृथ्वी बनी उसके बाद ही इस पर जीवन का अस्तित्व हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो गणना है वो अपन को जो पुराने तथ्य है या जो साक्ष्य है या अपने पास जो अप्रत्यक्ष साधन है उनके माध्यम से हम पृथ्वी की आयु के बारे में गणना है वह करेंगे। अब देखते हैं किस प्रकार से अपन पृथ्वी की आयु की गणना करते हैं। हमारे पास वो कौन कौन से जो अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें पृथ्वी की आयु के बारे में जानकारी है वो प्राप्त होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विद्यार्थियों की पृथ्वी की आयु। जब मैं विद्यार्थियों पृथ्वी की आयु की बारे में बात करता हूं तो सबसे पहला एक अपने पास जो स्रोत है पृथ्वी की आयु की गणना ज्ञात आयु करने का, वह है सागरीय लवणता के आधार पर गणना। यानी हम सागर के अंदर जो लवणों की मात्रा है विद्यार्थियों, उस सागर में जो लवणों की मात्रा, उन मात्रा के आधार पर हम पृथ्वी की आयु का निर्धारण है वह कर सकते हैं। और ये किस प्रकार से होगा विद्यार्थियों, देखिए विद्यार्थियों कि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो धरातलीय सतह है, उस सतह पर जब जल भर गया विद्यार्थियों, जल भरने से जो सागर या महासागर का निर्माण हुआ विद्यार्थियों, पहली बार जब सागर या जो कोई भी महासागर उसका निर्माण हुआ उसके अंदर जल था विद्यार्थियों, वो अपन जानते हैं उस जल में किसी प्रकार के लवणों की मात्रा होती नहीं है, शुद्ध जल होता है। और लेकिन विद्यार्थियों समय के साथ साथ जब बारिश हुई तो उसका जल है वो पृथ्वी के धरातल पर गिरा, और बारिश का जल पृथ्वी के धरातल पर गिरा, गिरने के बाद में वह जल विद्यार्थियों नदियों के रूप में बहता हुआ, यानी स्थल वाला जो भाग था पृथ्वी का उस भाग पर नदी के रूप में बहता हुआ सागरों या महासागरों तक पहुंचा विद्यार्थियों। तो इससे हुआ क्या विद्यार्थियों, इससे ये हुआ विद्यार्थियों कि जो बारिश या वर्षा का जल था विद्यार्थियों वह पृथ्वी के धरातल पर नदी के रूप में बहता हुआ जब सागर में पहुंचता है तो विद्यार्थियों पृथ्वी की जो धरातल या जो अपन कहते हैं कृष्ण, उस पर जो लवण थे विद्यार्थियों, वह लवण उस जल के अंदर क्या हो गए, घुल गए, और साथ में घुल करके विद्यार्थियों वह लवण उस महासागर में चले गए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे समय, लंबे समय के अंतराल महासागर के अंदर लवणों की मात्रा में क्या होती गई विद्यार्थियों, वृद्धि होती गई, और महासागरीय जो जल था उसमें खारेपन की मात्रा क्या हो गई विद्यार्थियों, बढ़ गई। अब बात यह है, असली मुद्दा यह है विद्यार्थियों कि इस लवणता के आधार पर हम पृथ्वी की गणना कैसे करेंगे, पृथ्वी की आयु का अनुमान कैसे लगा सकते हैं। तो विद्यार्थियों हम जानते हैं कि जो लवण होते हैं उस लवणों के जो महासागरीय है जल है उसके अंदर जमा होने से लवणों की जो कुल मात्रा विद्यार्थी, यानी उस महासागरीय जल में कुल कितने लवणों की मात्रा कितनी है या लवणों का जो परिमाण है वह विद्यार्थियों, और एक वर्ष के अंदर लवणों के उस आने की जो दर है, यानी एक वर्ष में कितने परसेंट लवण है वो विद्यार्थियों उस जल के अंदर आ रहे हैं, वह अगर मात्रा अपने को ज्ञात हो जाए, यानी एक वर्ष की लवण की जो आने जो जल है उस जल के साथ में एक वर्ष में कितना लवण आ रहा है उसकी दर अगर अपने को ज्ञात हो जाए, और विद्यार्थियों साथ में उस जो महासागर है उसके अंदर कुल लवणों की मात्रा ज्ञात हो जाए, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि सागरीय इस सागर है, इस सागर का निर्माण कब हुआ होगा। जब सागर का निर्माण हुआ होगा तो सीधी सी बात है कि सागर है वो विद्यार्थियों महाद्वीपों के ऊपर बने हुए होते हैं, तो इसका मतलब इन सागरों से ही पहले महासागरों महाद्वीपों का निर्माण हुआ होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों कैसे, देखिए विद्यार्थियों कि ये कोई
धरातल है विद्यार्थियों, जो बारिश होती है तो उनका जल यहाँ भर जाएगा इसमें। जब इस भूभाग पर या इस ग्रत के अंदर जल भर जाता है विद्यार्थियों, तो ये एक महासागर या अपन सागर कह सकते हैं, वो बन जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? सागर या महासागर। पर बात समझने की यह है विद्यार्थियों कि पहली बार जब बारिश हुई तो उसका जो जल था बिल्कुल कैसा था? शुद्ध जल था। यानी प्रथम बार जब बारिश हुई, प्रथम वर्षा का जल कैसा था विद्यार्थियों? शुद्ध। शुद्ध का मतलब उसमें किसी प्रकार के लवण घुले हुए नहीं थी। और फिर समय के अनुसार जो बारिश हुई विद्यार्थियों, उसका जो जल था, वह जल, बारिश का जल स्थल पर आया विद्यार्थियों। जैसे मान ली ये स्थल है, यहाँ बारिश हुई, ये जल यहाँ स्थल पर क्या हुआ विद्यार्थियों? इकट्ठा हुआ। फिर नदी के रूप में ये विद्यार्थियों, ये जल है पुनः कहाँ पे गिरा? सागरों में जा गिरा। अब बात ये हुई कि विद्यार्थियों, जब ये जो बारिश हुई उसका जल स्थल वाले भाग पे आया, तो स्थल वाले भाग पर नदी के रूप में ये पुनः कहाँ जा रहा है विद्यार्थियों? महासागरों में जा रहा है। तो ये स्थल वाला भाग था ना विद्यार्थियों, इस स्थल वाले भाग के अंदर जो लवण थे, स्थलीय भाग में क्या थे विद्यार्थियों? जो लवण थे, वह लवण इस जल के साथ में घुल करके या इस महासागरीय जल में चले गए। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रही विद्यार्थियों। इस प्रक्रिया के चलने से ये जो महासागरों का जल था, इस महासागरीय जल में लवणता की मात्रा में क्या हो गई विद्यार्थियों? निरंतर वृद्धि होती गई। अब अपन ये लगेंगे, ये जो महासागर है या इस सागर का निर्माण की बात करें विद्यार्थियों, तो सागर के निर्माण की मैं बात करूं विद्यार्थियों, तो इस सागर के अंदर कुल लवणता की मात्रा कितना है, या कुल लवणों, कितने लवणों की जो परिमाण है या लवणों की संख्या, यानी कितने मात्रा में लवण है, वो आ जाए हमारे पास। और विद्यार्थियों अपने पास कि प्रति वर्ष लवण जाने की जो दर है, यानी प्रति वर्ष इस सागर में लवण है वो नदियों के साथ किस दर से आ रहे हैं, वो दोनों अगर मात्रा हमें ज्ञात हो जाए विद्यार्थियों, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो सागर है, इस सागर का इतने समय पहले निर्माण हुआ था। जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों, इसके अंदर जो जो ये सागर है, इस सागर में कुल लवणों की मात्रा में मान लो 100 लवण है। इस परिमाण में कितने विद्यार्थियों? मान लीजिए 100 है। और ये जो 100 लवण है, इन लवणों को इस महासागरीय जल में आने की जो दर है, यानी एक वर्ष में 10% है वो लवण इस जल के अंदर विद्यार्थियों आ रहे हैं। यानी एक वर्ष में कितने परसेंट आ रहे? दर, यानी इसकी दर है वो कितने परसेंट होगी विद्यार्थियों? 10% है दर, वो हो गई। अगर 10 का भाग में 100 में दूंगा तो कितना आएगा विद्यार्थियों? मेरे पास 10 वर्ष आया। कितने वर्ष आया? 10 वर्ष। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि ये जो सागर था विद्यार्थियों, इस सागर का निर्माण है वो शायद 10 वर्ष पहले हुआ होगा। यानी अपने पास कितना समय, सागर निर्माण का जो समय है वो कितना आया? 10 वर्ष। का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों, ये जो महासागर या जो सागर है, इसका निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ होगा? 10 वर्ष पहले हुआ होगा। अब पृथ्वी की आयु की गणना कैसे करेंगे विद्यार्थियों? हम जब इसका जो निर्माण है, इस सागर या महासागर का निर्माण 10 वर्ष पहले हुआ है, तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी का निर्माण इससे भी क्या हुआ होगा? पहले हुआ होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हम जो सागरीय लवणता है उसके आधार पर जो पृथ्वी की आयु की गणना है वो कर सकते हैं। दूसरी बात है विद्यार्थियों, तलछट के जमाव के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना, यानी तलछट, यानी जो ये अवसादी चट्टानें वगैरह होती है, उन चट्टानों के जमाव के आधार पर हम पृथ्वी की आयु की गणना है किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय पृथ्वी बिल्कुल कैसी थी? गर्म थी, और उसके कण थे वो दूर दूर बिखरे हुए थे। धीरे धीरे पृथ्वी क्या होती गई विद्यार्थियों? शीतल होती गई, और उसके कण पास आते गए, संगठित होते गए, और उससे एक ठोस पिंड का निर्माण हुआ। और जो ठोस पिंड है, इसका मतलब वो जो चट्टान है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, जो चट्टाने, कठोर चट्टाने बनी विद्यार्थियों, वो चट्टान है आपकी आगनी चट्टाने, गर्म और तरल लावा के माध्यम से बनी थी। तो इसलिए विद्यार्थियों हम जानते हैं कि वो किस प्रकार की चट्टाने हैं? आगनी चट्टाने थी। किस प्रकार की चट्टाने थी विद्यार्थियों? आगनी। अब यहाँ समझने योग्य बात यह है कि विद्यार्थियों, ये जो आगनी चट्टाने थी, हम जानते हैं कि आगनी चट्टाने हैं, इनका निर्माण है वो पृथ्वी के उत्पत्ति के समय जो गर्म और तरल पदार्थ था उसका एक जमा होने और संघनित और ठंडा होने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ था विद्यार्थियों। पर विद्यार्थियों, बात ये कि समय के साथ इन चट्टानों पर तापमान की वजह से, या मैं बात करूं विद्यार्थियों जल की वजह से, इस चट्टान के ऊपर वाले छोटे छोटे कुछ पार्ट्स या भाग थे वो क्या हो गए? अब उसका अपर्दन हो गया, टूट गए विद्यार्थियों। जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है विद्यार्थियों, पर चट्टान अपन किस प्रकार की चट्टान की बात कर रहे हैं? अग्नि चट्टान की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। ये जो चट्टान है, इस पर सूर्य की किरणें पड़ी विद्यार्थियों, तो चट्टान की जो
कण है जब तापमान पाएंगे, कोई भी वस्तु होती है विद्यार्थियों, तापमान पाकर की वस्तु फैलती है और जब भी उसका तापमान कम होता है पुनः वस्तु क्या होती है विद्यार्थियों, सिकुड़ती है। वैसे वैसे यहाँ पर भी यही घटना हुई विद्यार्थियों कि जब आगामी चट्टान पर सूर्य की किरणें या किसी अदर जो तापमान बढ़ा तो इस चट्टान के कण थे उसके मध्य की थोड़ी सी दूरी क्या हो गई विद्यार्थियों, बढ़ गई। और पुनः ये जो तापमान जैसे सूर्य की वजह से बढ़ रहा है, सूर्यास्त होता है, फिर तापमान विद्यार्थियों कम हो जाता है। और जब तापमान कम हुआ तो उन कणों के मध्य तापमान कम है तो कण फिर विद्यार्थियों पुनः वापस अपनी दूरी को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो कणों के मध्य दूरी कम होगी। यानी एक बार कण विद्यार्थियों तापमान पाकर के फैल रहे हैं और वैसे ही तापमान कम होता है विद्यार्थियों तो कण पुनः सिकुड़ रहे हैं। ये घटना होने से विद्यार्थियों उन कणों के मध्य जो बंध होता है वो बंध क्या हो जाता है विद्यार्थियों, कमजोर हो जाएगा। और कमजोर हो जाएगा तो कण छोटे छोटे कणों में क्या हो जाते हैं विद्यार्थियों, टूट जाएंगे। तो इसे यही घटना हुई यहाँ पर भी विद्यार्थियों की तापमान पाकर के इसका क्या, चट्टान का क्या हुआ विद्यार्थियों, विघटन हुआ। क्या हुआ, विघटन का मतलब टूटना। बात समझ गए। अब कोई भी वस्तु तापमान या किसी अन्य कारण से छोटे छोटे कणों में क्या हो रही है विद्यार्थियों, टूट रही है, तो उसको भूगोल की भाषा में बोला जाता है विघटन कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, विघटन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात विद्यार्थियों मैं यहाँ पे ये करूं कि अगर बारिश का जल हो या दूसरी कोई नदी बह रही है विद्यार्थियों, वह जल है, वह जल अगर किसी इस प्रकार की आगने चट्टान पर गिरेगा तो विद्यार्थियों चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी अपने साथ में जो दूसरे जो चट्टान है, चट्टानों में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों खनिज होते हैं। और कुछ खनिज ऐसे होते हैं विद्यार्थियों जो जल के अंदर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और कुछ खनिज ऐसे होते हैं विद्यार्थियों जल के अंदर घुलते नहीं है। तो वो चट्टान है एक प्रकार की खनिज से नहीं बनी है विद्यार्थियों, बहुत सारे प्रकार खनिजों से मिलकर बनी है। तो इस चट्टान पर वह खनिज हो गए और खनिजों पर जल जाएगा तो जो घुलने वाले खनिज है चट्टान के अंदर, जल के अंदर विद्यार्थियों, वो उस चट्टान में वो जल के साथ में घुल जाएंगे। और पीछे रहे दूसरे जो जो खनिज हो गए विद्यार्थियों, तो उनके मध्य कमजोर बंध है वो होगा, तो वह भी जल के साथ में घुलेंगे नहीं पर जल के साथ में विद्यार्थियों मिल जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगी, स्थानांतरित हो जाएंगे। यानी जल के साथ में वो दूध घुल जाएंगे और नहीं घुलने वाले जल के साथ में मिल करके विद्यार्थी उस चट्टान से वो कण क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जब चट्टान से इस प्रक्रिया से अगर वो कण अलग हो रहे विद्यार्थियों, उसको बोलते हैं वियोजन कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है भूगोल की भाषा में विद्यार्थियों, उसको कहते हैं वियोजन कहते हैं। तो ये दो बात आपके समझ में आ गई होगी, एक होता है विघटन और एक होता है वियोजन। विघटन का मतलब कोई भी वस्तु है तापमान पा करके या फिर अन्य किसी कारण से उसके जो कण है उस कणों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। और विद्यार्थियों वियोजन का मतलब ये होता है कि जो जल होता है उस जल के साथ में उस चट्टान की जो कुछ खनिज है वो घुल जाते हैं और कुछ घुलते नहीं है। तो जो नहीं घुलने वाले और घुले उनके मध्य पहले आपस में वो जुड़े हुए थे विद्यार्थियों कण, और जैसे कुछ कण है वो घुल गए तो फिर दूसरे कण है वो खुले हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और उस जल के साथ में मिल करके स्थान उस जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी वो उस चट्टान से मूल जो चट्टान थी उस मूल चट्टान से वो कण क्या हो जाते हैं विद्यार्थियों, अलग हो जाते हैं। तो उसको भूगोल की भाषा के अंदर विद्यार्थियों वियोजन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, वियोजन। तो बात ये कि आगाने चट्टान उस आगाने जो चट्टान थी विद्यार्थियों, उस चट्टान का क्या हुआ, विघटन और वियोजन हुआ। जब ये चट्टान के कण अलग हो गई, अलग होने के बाद में जैसे कोई तेज पवन चल रही है विद्यार्थियों या फिर नदी बह रही या फिर किसी अन्य कारक से ये कण है वो एक जगह से चल करके दूसरी जगह क्या हो गई, स्थानांतरित हो गए। और दूसरी जगह स्थानांतरित होकर के वहां इनका क्या होने लगा विद्यार्थियों, डिपोजिट, यानी वो निक्षेप होने, जमा होने लगे। इस प्रकार से निरंतर ये प्रक्रिया चलते रहने से हमें एक बहुत बहुत अधिक मात्रा में है ये जो निक्षेपित पदार्थ है वो वहां पर, यानी ये जो यहाँ जो वियोजित हुआ और जो विघटन हुआ जिन पदार्थ के, वो कण है वहां जाकर के क्या हो गए विद्यार्थियों, जमा हो गए। तो यहाँ अपन ये समझेंगे, जैसे मान लीजिए विद्यार्थियों कि ये आपकी एक आगामी चट्टान है विद्यार्थियों, और इस चट्टान के जो कण थे वो विद्यार्थियों मान लीजिए किसी कारणवश वियोजन या विघटन की दर से छोटे छोटे कण है वो इस प्रकार से टूट के यहाँ बिखर गए। अब क्या हुआ विद्यार्थियों, यही कण हवा के माध्यम से या फिर किसी पवन के माध्यम से या बहती हुई नदी के माध्यम से या बहता हुआ जल के माध्यम से ये कण क्या होते हैं विद्यार्थियों, यहाँ से स्थानांतरित हो करके इस वाले भाग में क्या हो गए विद्यार्थियों, जमा हो गई। और इनके जमा होने से इस प्रकार से एक मोटी संरचना या एक परत का निर्माण हो गया। तो ये जो कण थे विद्यार्थियों, इन कणों के इस प्रकार से जमा होने से ये एक जो मोटी संरचना वाली परत या जो चट्टान की मैं बात करूं तो ये जो चट्टान बनी वह थी अवसादी चट्टान विद्यार्थियों। किस प्रकार की चट्टान का निर्माण हुआ विद्यार्थियों, अवसादी चट्टान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। जब इस प्रकार की अवसादी चट्टान का निर्माण हुआ, ठीक है विद्यार्थियों, तो इसके आधार पर हम पृथ्वी की आयु की गणना का अनुमान कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए विद्यार्थियों, जो मूल चट्टान से जो कण अलग हुए इन कणों की मात्रा और
इन कणों को या जमने में ये जमने की दर क्या है, यानी किस प्रति वर्ष किस दर से ये है वो इस के यानी ये कण है यहाँ पे जमा हो रहे। यानी अगर अपने पास विद्यार्थियों इन कणों की कुल क्या आ जाए, मात्रा आ जाए, और साथ में अपने पास क्या आ जाए विद्यार्थियों, प्रति वर्ष किस दर से ये इसके अंदर इस सेडिमेंट्री रॉक के अंदर विद्यार्थियों जम रहे, दोनों मात्रा आ जाए, तो अपन ये अनुमान लगा सकते हैं विद्यार्थियों कि ये जो अवसादी चट्टान है, इस चट्टान को बढ़ने में इतने वर्ष का समय लगा। यानी इतने वर्ष पहले इस चट्टान का क्या हुआ विद्यार्थियों, निर्माण हुआ था। जब इस चट्टान का इतने वर्ष पहले निर्माण हुआ है तो विद्यार्थियों पृथ्वी का निर्माण तो इससे भी क्या होगा होगा पहले हुआ होगा। तो ये जो साक्ष्य है विद्यार्थियों कि इन साक्ष्यों के आधार पर हम पृथ्वी की आयु की क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों, गणना है वह कर सकते हैं। तो ये दो अपने, एक तो सागरीय लवणता के आधार पर पृथ्वी की आयु का निर्धारण कैसे करेंगे वह बात की विद्यार्थियों, और दूसरी बात की तलसट या जो अवसाद होते हैं उसके जमाव के आधार पर हम है वो किस प्रकार से पृथ्वी की गणना कर सकते हैं। अगली बात है कि अपर्दन के आधार पर गणना। अगली बात किसके, अपर्दन, ये भी ऐसे इसी के इक्वली है विद्यार्थियों। अपर्दन है जो पदार्थ अपनी मूल चट्टान से अलग होकर के, जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है विद्यार्थियों, सामान्यतः हम जानते हैं कि 1 फुट जो चट्टान है उसका अपर्दन होने में लगभग 10,000 वर्ष समय लगता है। यानी ये कह रहा है कि अपर्दन के आधार पर पृथ्वी की आयु का अपन गणना कैसे करेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये विद्यार्थियों कि मेरे पास कोई भी एक चट्टान है, अब इस चट्टान का किसी भी कारण से क्या हो रहा है विद्यार्थियों, अपर्दन का मतलब ये होता है, एक होता है विद्यार्थियों अपक्षय और एक होता है अपर्दन। इसमें अपर्दन का मतलब ये गतिशील प्रक्रिया होती है, और अपक्षय होता है वो विद्यार्थियों जो है वो आपका एक स्थितिक प्रक्रिया होती है, वो सिर्फ चट्टान के टुकड़े का ही काम करता है। वो टुकड़े जो चट्टान से किसी कारणवश जो टुकड़े हुए विद्यार्थी, वो टुकड़े आगे उसमें गति नहीं करते हैं, वो सिर्फ वहीं अपनी जगह पर ही टूट करके उससे क्या होते हैं, अलग होते हैं। उसको तो हम कहते हैं भूगोल की भाषा में विद्यार्थियों अपक्षय। पर ये अपर्दन का मतलब है कि जो चट्टान के टुकड़े हैं अलग भी होंगे और वो अपनी जगह को क्या करेंगे विद्यार्थियों, स्थानांतरित करेंगे। मतलब एक जगह वहां पर वो न रहे जहां पर टूट करके अलग हो रहे विद्यार्थियों, वहां जमा नहीं होकर उस जगह से दूर जाकर के वो क्या होते हैं, जमा होते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया टूटना और टूट करके वहां से हट करके दूर जाकर के जमा होना, ये विद्यार्थियों अपर्दन कहलाता है। भूगोल की भाषा में इसको अपन क्या कहते हैं, अपर्दन। तो ये कह रहा है कि अपर्दन के आधार पर हम पृथ्वी की आयु की गणना कैसे करेंगे विद्यार्थियों। तो मान लीजिए विद्यार्थियों को ये चट्टान है, इस चट्टान कह दो या कोई धरातल का मैं भूभाग कह दूं विद्यार्थियों, उस भूभाग है, उस भूभाग के 1 फीट की गहराई मान लेता हूं मैं, कितनी विद्यार्थियों, 1 फीट गहराई भूभाग की। अब इसे सामान्यतः ये माना जाता है कि इस भूभाग की 1 फीट जो गहराई होती है, इस गहराई का अपर्दन होने, मतलब 1 फीट गहराई का अपर्दन का मतलब वहां से पूरी जो 1 फीट गहराई का मतलब ये है कि जो वो भूभाग जिन पदार्थ या खनिजों से मिलकर बना हुआ है, वह सभी पदार्थ वहां से स्थानांतरित होकर के विद्यार्थियों दूसरी जगह जाकर के क्या हो जाएंगे, जमे हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि 1 फीट जो गहराई होती है धरातल की, उसको अपर्दन होने में जो समय लगता है विद्यार्थियों, सम्मानित कितना लगता है विद्यार्थियों, 10,000 वर्ष का समय लगता है। कितने हजार का, 10,000 वर्ष का समय लगता है। तो इससे हमें पृथ्वी की आयु के बारे में कैसे बात ज्ञात, यानी इसके माध्यम से हम पृथ्वी की आयु के बारे में गणना कैसे करेंगे। तो विद्यार्थियों कोई भी भूभाग है और उस भूभाग का पूर्ण रूप से एक चट्टान है विद्यार्थियों, और उस चट्टान का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, अपर्दन हो जाता है, फिर दूसरे नीचे किसी दूसरी प्रकार की चट्टान पाई जाती है। तो वो जो चट्टान थी, मूल जो जिस चट्टान का अपर्दन हुआ विद्यार्थियों, वो चट्टान थी, उसकी गहराई कितनी है, उस गहराई के आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि 1 फीट गहरी चट्टान थी, उसको स्थानांतरित होने में 10,000 वर्ष का समय लगा। अगर वह चट्टान 2 फीट गहरी है विद्यार्थियों और उसका पूर्ण रूप से क्या हो गया है, अपर्दन हो गया है, तो हम जानते हैं कि उस 2 फीट गहरी चट्टान का अपर्दन होने में कितना समय लगा विद्यार्थियों। एक का 10,000 है तो 2 फीट है, इसका मतलब कितना लगेगा विद्यार्थियों, 20,000 वर्ष। तो इस प्रकार से वो पूरी पूरी चट्टान की गहराई कितनी है उसके आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं कि यह चट्टान इतने समय पहले बनी हुई है। अब ये मान लो 50 साल, 60 साल, 1 करोड़ साल, 10 करोड़ साल, जितने भी करोड़ साल पहले बनी हुई है, तो उसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का तो निर्माण विद्यार्थियों इससे पहले ही हुआ होगा। तो इस प्रकार से हम अपर्दन की मात्रा के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना है वो विद्यार्थियों कर सकते हैं। अगली बात करें विद्यार्थियों, अगला है रेडियो सक्रिय तत्वों के आधार पर। यानी ये जो सबसे सर्वमान्य जो सिद्धांत या जो चट्टान वगैरह होते हैं या पुराने जो साक्ष्य है, उनमें अगर देखा जाए उनका अपने को आयु ज्ञात करनी है विद्यार्थियों, सबसे सटीक
और सबसे प्रामाणिक अपन जो मानते हैं वो रेडियो सक्रिय तत्वों के आधार पर हम पृथ्वी की आयु की गणना करते हैं। यानी हम जानते हैं विद्यार्थियों की रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं वो कैसे तत्व होते हैं या किस प्रकार के पदार्थ होते हैं विद्यार्थियों। ये पदार्थ जब टूटेंगे तो इससे क्या निकलती है विद्यार्थियों, ऊष्मा निकलती है। तो और ये जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं विद्यार्थी, इनके टूटने से या इसके विघटन होने से क्या निकलती है, ऊष्मा का निर्माण है वह होता है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो रेडियो सक्रिय तत्व है, ये तत्व सामान्य सभी प्रकार की जो चट्टानें होती है विद्यार्थियों, उन चट्टानों के अंदर क्या होते हैं, कम या कम भी हो सकते हैं या फिर अधिक भी हो सकते हैं। पर विद्यार्थियों, ऐसी कोई भी चट्टान नहीं है कि जिस चट्टान के अंदर ये रेडियो सक्रिय पदार्थ पाया जाता नहीं हो। तो सामान्य सभी प्रकार की चट्टानें हो, बने आग्नेय चट्टान हो, अवसादी चट्टान हो विद्यार्थियों, और कायांतरित चट्टान हो, किसी प्रकार की चट्टान हो, फिर इन चट्टानों के भी अलग अलग रूप होते हैं विद्यार्थियों। तो उन सब प्रकार की चट्टानों में अधिक या कम मात्रा में सामान्यतः ये जो रेडियो सक्रिय तत्व है विद्यार्थियों क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और उनमें देखें तो यूरेनियम और विद्यार्थियों थोरियम अमूमक हर प्रकार की चट्टान में आपको मिलते हैं। तो ये जो रेडियो तत्व है ये अपने बात की विद्यार्थियों। तो इसके आधार पर भी हम पृथ्वी की आयु की गणना कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए मान लो विद्यार्थियों, जैसे यूरेनियम है, अब यूरेनियम है उसका लंबे समय बाद रूप क्या हो जाता है विद्यार्थियों, परिवर्तित हो जाएगा। और यूरेनियम का रूप परिवर्तित होकर के वो किस में बदलता है विद्यार्थियों, सीसा में बदलेगा। किस में बदलेगा, सीसा में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ये जानेंगे कि ये यूरेनियम था, इसका यूरेनियम से सीसा बना, मतलब ये जो सीसा बना विद्यार्थियों या लेड बना, इसको बनने में कितना समय लगा, उसके आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि पृथ्वी की आयु इतने वर्ष है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज अपन ने पृथ्वी की आयु की जो गणना है वो किस प्रकार से करते हैं। तो मैंने कहा था विद्यार्थियों कि ये सभी जो स्रोत है वो अपने पास अप्रत्यक्ष स्रोत है, यानी प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है कोई भी। क्यों विद्यार्थियों, क्योंकि पृथ्वी सबसे पहले बनी, जीव तो पृथ्वी पर बाद में आए, इसलिए प्रत्यक्ष स्रोत अपने पास किसी प्रकार का कोई स्रोत है नहीं। तो ये अप्रत्यक्ष स्रोत है, इन स्रोतों के माध्यम से हम पृथ्वी की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। पर विद्यार्थियों, कुछ सत्य बात नहीं है, ये तो सिर्फ एक कल्पना है, उसके आधार पे हम बात सकते हैं। अब पूर्ण रूप से सत्य क्या है क्या नहीं है वो अपने अभी तक उस पर कोई किसी प्रकार का सर्वमान्य कोई सिद्धांत नहीं है। पर विद्यार्थियों, सर्वाधिक जो मान्य सिद्धांत है उसकी मैं बात करूं तो रेडियो चक्री जो तत्व है इसके आधार पर पृथ्वी की आयु है उसकी गणना विद्यार्थियों की जाती है। तो चलते हैं विद्यार्थियों, इस बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। और अगली बात अपन ये करते हैं विद्यार्थियों कि जो एक शब्द आएगा इसके अंदर की प्रकाश वर्ष है वो क्या होता है। यानी अपन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में मत थे उसके बारे में विद्यार्थियों बात कर ली, उसके बाद पृथ्वी की आयु की गणना कैसे करते उसके बारे में भी अपन लोगों ने बात कर ली। अगली बात अपन करते हैं विद्यार्थियों कि प्रकाश वर्ष क्या है, यानी प्रकाश वर्ष है वो क्या होता है। जब विद्यार्थियों में प्रकाश वर्ष की बात करूं तो ये कोई समय का मात्रक नहीं है विद्यार्थियों। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, देखिए विद्यार्थियों, दूरी का मात्रक है। यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक। अब देखिए प्रकाश वर्ष किस प्रकार की दूरी का मात्रक होता है विद्यार्थियों, जो खंगोलीय पिंड होते हैं विद्यार्थियों, उन खंगोलीय पिंडों की मध्य की जो दूरी का अपन जो विद्यार्थियों जो निर्धारण या उसका मापन करते हैं वो सामान्यतः उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है विद्यार्थियों, प्रकाश वर्ष होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है, न कि विद्यार्थियों समय का मात्रक है। यानी ये जो किस प्रकार के पिंडों के मध्य की दूरी का मापन करेंगे, खंगोली पिंड होते हैं विद्यार्थियों, उस खंगोली पिंडों के मध्य की दूरी का मापन करने के लिए हम जिस मात्रक का उपयोग करते हैं विद्यार्थियों वह करेंगे प्रकाश वर्ष। अब देखते हैं प्रकाश वर्ष क्या है विद्यार्थियों। ये अपन ने जान लिया कि प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक है। और दूरी किन के मध्य विद्यार्थियों, दूरी दो खंगोली पिंडों के मध्य की दूरी का मापन करने के लिए हम जो मात्रक का उपयोग करते हैं विद्यार्थियों वह करते प्रकाश वर्ष का। अगला प्रकाश की गति विद्यार्थी, देखिए कि प्रकाश की गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी देखिए विद्यार्थियों, प्रकाश है उसके चलने की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि प्रकाश है वो 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर की दूरी को क्या कर सकता है, तय कर सकता है। अब देखिए 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। अब देखिए एक प्रकाश वर्ष का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि 1 साल के अंदर प्रकाश है वो कितनी दूरी तय करता है। यानी 1 साल में जितनी प्रकाश है वो दूरी करेगा, तय करेगा, वही एक प्रकाश वर्ष कहलाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, एक प्रकाश वर्ष के अंदर कितनी क्या दूरी, इसका निर्धारण अपन कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान। अपन जानते हैं विद्यार्थियों कि 1 सेकंड में वो चलता है 3 लाख किलोमीटर। यानी प्रकाश के चलने की दर क्या है कि 1 सेकंड में तो विद्यार्थियों कितनी है, 1 सेकंड में है 3 लाख किलोमीटर। ठीक है विद्यार्थियों,
1 सेकंड में 3 लाख। अब जब मैं 1 सेकंड की बात करूँ तो विद्यार्थियों हम जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो अब इस जो ये सेकंड है, इस सेकंड को मैं मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए विद्यार्थियों इसको किससे गुणा करूँगा? 60 से करूँगा। तो इधर भी आप 60 से गुणा कर दीजिए। जब इसको मैंने 60 से गुणा किया तो ये कितने हो गए? 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट हो गया और इधर 3 को भी आप 3 लाख है, इसको भी विद्यार्थियों किससे गुणा कर दीजिए? 60 से गुणा कर दीजिए। अब 1 मिनट के अंदर ये कितना जाएगा? 60 सेकंड का मतलब हुआ विद्यार्थियों 1 मिनट में ये इसको गुणा करोगे जितना उतना जाएगा। वैसे-वैसे 1 घंटे की बात करेंगे तो 1 घंटे में क्या होता है विद्यार्थियों? तो इसको आप आगे मल्टीप्लाई करते जाना और आपका आंसर है वो विद्यार्थियों आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह क्या होता है विद्यार्थियों? 1 प्रकाश वर्ष होता है। अब बात ये कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य अपन देखते हैं विद्यार्थियों कि सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी हमेशा क्या है विद्यार्थियों? गति करती है। तो इससे ऐसे मान लीजिए विद्यार्थियों ये सूर्य है, ये है अर्थ। अब ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करेगी विद्यार्थी अपन जानते हैं गति करते हैं। तो औसत रूप से बात की इसने, ठीक है ना, कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी। अब देखिए ये पृथ्वी की घूमने का जो मार्ग है या जो विद्यार्थियों क्या है कक्षा है, ये कैसी है? अंडाकार है या जिसको मैं कह सकता हूँ दीर्घवृत्ताकार है। किस प्रकार की है? दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार का मतलब है कि विद्यार्थियों यहाँ से ये दूरी क्या है? अधिक है विद्यार्थियों। यहाँ से ये दूरी पृथ्वी की क्या है विद्यार्थियों? तुलना इसकी तुलना में क्या है विद्यार्थियों? कम है। तो इसका मतलब पूर्ण वर्त एक पूरा पूर्ण वर्त नहीं है विद्यार्थियों, ये क्या एक दीर्घ वर्त है। मतलब इस वर्त की जो दीर्घ वर्ताकार जो आकृति होती है उसकी त्रिज्या विद्यार्थी समान नहीं होती है और जो आकृति वर्ताकार होती है उसकी त्रिज्या क्या होती है विद्यार्थियों? समान होती है। तो यहाँ पर भी अपने को देखने को ये मिला विद्यार्थियों कि यहाँ जो ये सूर्य और यहाँ पृथ्वी है, इनके मध्य की दूरी है वो, यहाँ जो पृथ्वी और सूर्य इनकी तुलना में ये दूरियां थोड़ी सी क्या है विद्यार्थियों? ज्यादा है। तो मैंने यहाँ अपने शब्द स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी, इस प्रकार के शब्द का उपयोग अपने औसत दूरी है वो कितनी है विद्यार्थियों? 15 करोड़ किलोमीटर। यानी औसत रूप से बात की जाए तो सूर्य और जो पृथ्वी है इसके मध्य की जो दूरी है वो विद्यार्थियों कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। अब बात यह है कि विद्यार्थियों ये औसत दूरी आ गई। अब देखिए जैसे मैं बात करूं विद्यार्थियों, यहाँ पर जब सूर्य यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य यहाँ पे है, तो ये दूरी ज्यादा है और ये दूरी क्या है? इस दूरी की तुलनात्मक रूप से क्या है विद्यार्थियों? कम है। और औसत दूरी होती है वो विद्यार्थियों 15 करोड़ किलोमीटर होती है। तो देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी हो, ये देखिए विद्यार्थियों जब सूर्य वह पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी, मतलब तुलनात्मक रूप से सबसे ज्यादा जो दूरी है उसको अपन क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसको भूगोल की भाषा में विद्यार्थियों बोलते हैं अपसौर। क्या बोलते हैं? अपसौर। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जो जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है उस स्थिति को भूगोल की भाषा में क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? अपसौर बोलेंगे। और ये स्थिति कब होती है विद्यार्थियों? ये स्थिति होती है 4 जुलाई की समय। कब होती है विद्यार्थियों? 4 जुलाई को यह स्थिति होती है और जिसको भूगोल की भाषा में कहते हैं विद्यार्थियों 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है विद्यार्थियों। ये जो सम्मानित इनके मध्य इस समय जो दूरी होती है विद्यार्थियों, वह दूरी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। तो इस प्रकार से अपने को ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य और जो पृथ्वी है इसके मध्य सर्वाधिक दूरी है वो किस तारीख को होती है और सम्मानित कितनी होती है? वो आपको 4 जुलाई को होती है विद्यार्थियों और सम्मानित होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। और इस स्थिति को भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं विद्यार्थियों? इस स्थिति को भूगोल की भाषा में अपसौर है वो कहा जाता है। तो अब देखिए विद्यार्थियों कि ये जब दूरी थी सर्वाधिक तो सीधी सी बात है जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी सर्वाधिक है तो तुलनात्मक तो तापमान क्या होना चाहिए विद्यार्थियों? कम होना चाहिए। पर विद्यार्थियों ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस समय सूर्य विद्यार्थियों 4 जुलाई को पूर्ण
कौन से गोलार्ध में होता है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर होता है। इस कारण से उत्तरी गोलार्ध के अंदर सर्वाधिक गर्मी होती है विद्यार्थियों, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर क्या होती है? तुलनात्मक रूप से ठंड होती है। तो अगली बात अपन करते हैं। तो ये तो हो गई कि जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी हो। अब बात ये भी ध्यान रखनी है ना, जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी हो, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं भूगोल की भाषा में? देखो यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे तुलनात्मक, यानी यहाँ पर अगर पृथ्वी होगी उस समय पृथ्वी और सूर्य की मध्य दूरी है वो क्या होगी विद्यार्थियों? न्यूनतम होगी। और जब यहाँ पे पृथ्वी होगी तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी क्या होती है विद्यार्थियों? अधिकतम होती है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है उसको भूगोल की भाषा में विद्यार्थियों बोलते हैं उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उपसौर कहेंगे। अब देखिए ये स्थिति सूर्य और पृथ्वी के मध्य कब होती है? ये विद्यार्थियों 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को होगी। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि ये स्थिति कब होती है, इसको अपन उपसौर कहते हैं, और ये स्थिति होती है विद्यार्थियों 3 जनवरी को होती है। पर विद्यार्थियों ये स्थिति होती है उस समय सूर्य और पृथ्वी के मध्य की जो दूरी है विद्यार्थियों सामान्य 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। यानी सामान्य रूप से कितनी होती है विद्यार्थियों? 14.7 करोड़ किलोमीटर है वो इनके मध्य की दूरी होती। अब अपन ये भी जानते हैं विद्यार्थियों कि ये जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य सबसे कम दूरी है, इस स्थिति के अंदर जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य सबसे कम दूरी है तो सीधी सी बात है कि विद्यार्थियों तापमान क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर ऐसा नहीं विद्यार्थियों। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं विद्यार्थियों कि उस समय सूर्य कहाँ होता है विद्यार्थियों? दक्षिणी गोलार्ध में होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध का तापमान ज्यादा होता है और उत्तरी गोलार्ध का विद्यार्थियों तापमान क्या होता है? कम होता है। तो ये जो कुछ कारक थे विद्यार्थियों जो प्रकाश वर्ष से संबंधित जिसके बारे में अपन ने बात की, और इसके अलावा और भी बात करूं विद्यार्थियों, एक और होता है पार्सेक। ये भी क्या होता है? ये भी दो खगोलीय पिंडों के मध्य की जो दूरी है उस दूरी का क्या होता है? मात्रक होता है। तो इस प्रकार से अपने एक प्रकाश वर्ष और ये जो पार्सेक है ये दोनों ही विद्यार्थियों जो खगोलीय पिंड होते हैं उन खगोलीय पिंडों के मध्य की जो दूरी है उस दूरी को मापने के लिए इस इकाई का प्रयोग है विद्यार्थियों किया जाता है। तो इस प्रकार से आशा और उम्मीद करता हूँ कि विद्यार्थियों ये जो टॉपिक आपको समझ में आई होगी। अभी अपन बात को आगे बढ़ाते हैं विद्यार्थियों, और अगली बात है अपनी विद्यार्थियों कि अपन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के कैसे हुई उसके बारे में भी बात कर ली, और उसके बारे बाद अपन ने पृथ्वी की आयु की गणना कैसे करते विद्यार्थियों उसके बारे में भी बात कर ली। और अगली अपन बात करते हैं विद्यार्थियों कि जब पृथ्वी का निर्माण भी हो गया तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो अपन जानते हैं कि सामान्यतः इस पृथ्वी पर 4 मंडल पाए जाते हैं विद्यार्थियों, यानी पृथ्वी पर मंडल। कितने मंडल पाए जाते हैं विद्यार्थियों इस पृथ्वी पर? विद्यार्थियों सामान्यतः 4 मंडल पाए जाते हैं। इन 4 मंडलों की मैं विद्यार्थियों बात करूं तो देखिए, एक मंडल होता है विद्यार्थियों स्थल मंडल। दूसरे मंडल की बात करूं विद्यार्थियों में तो होता है आपका वायुमंडल। तीसरे मंडल की मैं बात करूं विद्यार्थियों तो होता है जल मंडल। अब अपन जानते हैं कि विद्यार्थियों ये जहां 3 मंडल हो गए वहां पे चौथा मंडल अपने आप पनप जाएगा विद्यार्थियों, वो है जैव मंडल। अब देखिए विद्यार्थियों समझने योग्य बात ये कि एकमात्र पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर क्या पाया जाता है विद्यार्थियों? जैव मंडल पाया जाता है। और कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जिस पर जैव मंडल पाया जाता है। क्यों नहीं विद्यार्थियों? क्योंकि विद्यार्थियों जहाँ स्थल मंडल है, वायु मंडल है और जल मंडल है, तो इसका मतलब ये तीनों मंडल जिस ग्रह पर उपस्थित हो गए विद्यार्थियों तो वहां पे जैव मंडल है वो उपस्थित पनप जाएगा या जैव मंडल का विद्यार्थी विकास हो सकता है। और विद्यार्थियों इन 3 मंडलों में से किसी एक भी मंडल क्या है विद्यार्थियों वहां नहीं पाया जाता है, या यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों
अनुपस्थित है, तो इसका मतलब है कि वहां पर जैव मंडल पाया जाता नहीं है। तो एकमात्र विद्यार्थियों पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जैव मंडल पाया जाता है। पृथ्वी के अलावा ऐसा कोई भी ग्रह नहीं विद्यार्थियों जहां पर जैव मंडल पाया जाता है। अब क्यों नहीं पाया जाता है दूसरे ग्रहों पर? देखिए विद्यार्थियों, या तो वहां पे कोई स्थल मंडल नहीं है किसी ग्रह पे, किसी ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, किसी ग्रह पे क्या है विद्यार्थियों, जल मंडल नहीं है। जहां पर ये तीनों मंडल सम्मिलित रूप से उपस्थित नहीं होंगे विद्यार्थियों, तो वहां पर जैव मंडल है वो पाया जाएगा नहीं। जैसे विद्यार्थियों अपन बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह पर अपन ने स्थल मंडल भी है अपने पास विद्यार्थियों, वायुमंडल भी है, पर वहां क्या नहीं है विद्यार्थियों, पीने के लिए जल नहीं है। जब पीने के लिए जल नहीं है तो विद्यार्थियों कि वहां पर जैव मंडल का विकास हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए विद्यार्थियों जहां पर ये तीनों मंडल उपस्थित होंगे वहीं जैव मंडल है वो उस विकसित होगा विद्यार्थियों, वरना वहाँ जैव मंडल विकसित होता नहीं है। अगर वहाँ मंगल ग्रह पर विद्यार्थियों अपन कल्पना कर ले, अगर मान ले जल मंडल हो जाता तो विद्यार्थियों कभी कभार लोग है वो यहाँ प्लॉट लेने के बजाय कहाँ चले जाते, मंगल ग्रह पर प्लॉट लेकर के रहना क्या कर देते, शुरू कर दे, वहाँ आराम से रहते विद्यार्थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या में तेज गति से क्या हो रही है विद्यार्थियों, वृद्धि हो रही है, और वहाँ जाकर के प्लॉट लेकर के आराम से रह सकते थे। पर विद्यार्थियों एक समस्या है, समस्या ये है कि वहाँ पर जल नहीं है पीने के लिए। जब पीने के लिए जल नहीं है तो वहाँ ये जैव मंडल है वो विकसित हो नहीं सकता, इसलिए मनुष्य वहाँ रहता नहीं है विद्यार्थियों। तो अपन बात इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि पृथ्वी पर 4 मंडल है विद्यार्थियों, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल, जल मंडल है और जैव मंडल। इन सभी मंडलों का निर्माण विद्यार्थियों पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद में ही हुआ है। अब अपन ये जानने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद ये जो मंडल है, इन मंडलों का निर्माण किस प्रकार से हुआ, और साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों कि कौन सा मंडल है उसका निर्माण पहले हुआ और कौन सा मंडल है उसका विकास सबसे बाद में हुआ। यानी यहाँ से प्रश्न विद्यार्थियों आपको ये जो मंडल है इनकी आयु के हिसाब से, यानी किस मंडल को आयु के हिसाब से आरोह या अवरोह क्रम में व्यवस्थित करने से संबंधित क्वेश्चन है वो विद्यार्थियों पूछा जा सकता है। तो अपने को ध्यान रखेंगे और साथ में अपने ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो प्रत्येक मंडल है इस मंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहली बात करते हैं विद्यार्थी अपन स्थल मंडल की, जिसको लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं विद्यार्थियों, लिथोस्फीयर। अब इस मंडल का निर्माण कैसे हुआ विद्यार्थी उसके बारे में बात करते हैं। देखिए स्थल मंडल का विकास यानी लिथोस्फीयर, ये जो मंडल है इस मंडल का विकास किस प्रकार से हुआ। देखिए प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानों से बनी हुई गर्म पिंड थी। अब देखिए विद्यार्थी अपन ने पढ़ा था कि शुरुआत के अंदर जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय पृथ्वी जो जिन चट्टानों से मिलकर बनी हुई थी बिल्कुल कैसी, जो पृथ्वी का तापमान था वो कैसा था विद्यार्थियों, अत्यधिक था, यानी एक गर्म पिंड की समान थी। और समय के साथ धीरे धीरे विद्यार्थियों पृथ्वी का तापमान क्या होता गया, कम होता गया, और पृथ्वी के अंदर सिकुड़न आता गया, यानी कण पास पास में आते गए। तो क्योंकि यानी ऐसा क्यों था, ये कह रहा है कि गर्म पिंड था, ऐसा इसलिए था विद्यार्थियों कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी क्या थी विद्यार्थियों, कम थी। यानी जब पृथ्वी और सूर्य की मध्य की दूरी क्या थी, कम थी। और हम भी जानते हैं विद्यार्थियों जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी कम है तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी का तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर एक तो जल्दी पहुंचेगी विद्यार्थियों, क्योंकि उसको, और दूसरा है कि दूरी तय करने में समय भी क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि उनके मध्य की दूरी क्या है, कम है। इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान क्या था विद्यार्थियों, ज्यादा था। फिर जैसे जैसे या समय के कालांतर की बात की जाए धीरे धीरे विद्यार्थियों सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी क्या होती गई, बढ़ती गई, यानी अधिक होती गई। पहले कम थी, धीरे धीरे विस्तार हुआ और सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी बढ़ती गई और पृथ्वी का तापमान क्या हो गया विद्यार्थियों, कम हो गया। जब पृथ्वी का तापमान कम हुआ विद्यार्थियों तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी की जो कण है वो पास आएगी और उन कणों के मध्य जो गैसें है विद्यार्थियों वो कणों से बाहर निकल जाएगी और जो ठोस कण पास पास आकर के विद्यार्थियों क्या हो जाएंगे, जमा हो जाते हैं। तो चट्टानी कण क्रम से एकत्रित होते गए तो गैसों से इन कणों से बाहर निकल गई, यानी चट्टान के कण थे वो विद्यार्थियों क्रम से, क्रम का मतलब ये हुआ विद्यार्थियों बड़े कण थे वो पृथ्वी के केंद्र में जमा हो गए और हल्के कण थे विद्यार्थियों वो पृथ्वी के केंद्र से थोड़े दूर जमा होते गए। और उन कणों के मध्य विद्यार्थियों जो गैस भरी हुई थी विद्यार्थियों वो गैस उन कणों से क्या निकल गई, बाहर निकल गई। और हल्के पदार्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह पर तथा भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में एकत्रित हो गए। यानी ये कह रहा है कि हल्के पदार्थ थे वो तो पृथ्वी के ऊपर वाला भाग
थे वहां पे, और हल्के पदार्थ जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के केंद्र में जमा हो गए। किस प्रकार से, इसको देखिए विद्यार्थियों, समझने का प्रयास कर। मान लीजिए विद्यार्थियों, ये आपकी पृथ्वी थी, इसके अंदर ये कण है, इन कणों से मिलकर बनी हुई है ना विद्यार्थियों। जब इस पिंड का तापमान क्या था विद्यार्थियों, अत्यधिक ज्यादा था, तो सीधी सी बात है कि ये जो कण है, इन कणों के मध्य क्या गैसें भी होगी? क्या थी विद्यार्थी इन कणों के मध्य? अपने पढ़ा है ना विद्यार्थियों की पृथ्वी का निर्माण तो किससे हुआ, जैसे एक नेबुला थ्योरी के बारे में बात की थी, जो निहारी का परिकल्पना लाप्लास मॉडल दी थी, उसके अंतर्गत अपने पढ़ा था कि पृथ्वी है, ये जो ग्रह है, इसका निर्माण किससे प्रकार से, जो निहारी का था। निहारी का मतलब क्या, वो एक गैसीय और धूल कणों का बादल था, और वो बादल समय के अनुसार क्या हुआ, उसमें सिकुड़न हुआ और उसमें टुकड़े हो गए। टुकड़े होने के बाद में वह उस सूर्य के चारों ओर टुकड़े क्या हो, गति करने लगे, और उससे ही क्या बना था विद्यार्थियों, ग्रह बना। तो इसका मतलब ये जो पृथ्वी है वो ग्रह तो है विद्यार्थियों। जब पृथ्वी ग्रह है तो इसका मतलब ये धूल कण और विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर बना हुआ है। जब धूल कण और विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर बना विद्यार्थियों, पर उस समय इसका तापमान क्या था, ज्यादा था। जब किसी वस्तु का तापमान ज्यादा होता है तो विद्यार्थियों कणों के मध्य की दूरी भी क्या होती है, अधिक होती है। तो ये कण दूर दूर थे और कणों के मध्य गैस भरी हुई थी। पर धीरे धीरे क्या हुआ विद्यार्थियों की, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी क्या होती गई, बढ़ती गई। जब दूरी बढ़ती गई तो एक समय बाद विद्यार्थियों, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी का क्या हुआ, तापमान विद्यार्थियों कम हुआ। जब तापमान कम हुआ तो ये हुआ कि विद्यार्थी, इसमें जो कण थे, अब कण है, उन सभी कणों का आकार एक जैसा तो होगा नहीं विद्यार्थियों। कुछ कण आकार में छोटे हो गए और कुछ कण आकार में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो जो छोटे कण थे विद्यार्थी और जो बड़े कण थे, उनके मध्य भरी हुई थी विद्यार्थियों गैस। तो इस प्रक्रिया, ये दूसरा, ये प्रथम अवस्था देखते विद्यार्थियों। ये सेकंड अवस्था में क्या हुआ विद्यार्थियों, कि जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी है बढ़ती गई तो पृथ्वी का तापमान कम हुआ विद्यार्थियों। और जब पृथ्वी का तापमान कम हुआ तो ये पृथ्वी क्या हुई, सिकुड़ी, शीतल हुई, और उसके कण थे वो क्या हुए, संगठित और संघनित हो गए विद्यार्थियों। और ये कण क्या आ गए, बिल्कुल पास पास, इस प्रकार से पास पास आकर के ये कण विद्यार्थियों क्या जमा होने लगे। और बड़े बड़े कण, अब इसमें कणों में भी अभी देखा अपन ने, जो कण है वो विद्यार्थियों, सभी कणों का आकार एक जैसा नहीं होता है। और कुछ कण है आकार में बड़े होते हैं, और कुछ कण होते हैं वो विद्यार्थी आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ विद्यार्थियों की, छोटे कण थे वो पृथ्वी के केंद्र से दूर, यानी मान लो ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है, सतह, जिसको मैं कह सकता हूँ क्रस्ट, ये क्रस्ट कह दो। इस क्रस्ट वाले भाग पे हल्के हल्के पदार्थ, क्रम से मतलब है कि बड़े जो भारी कण और जिन कणों का आकार बड़ा था, अधिक घनत्व वाले थे विद्यार्थियों, जिनका आकार ज्यादा था, वह कण तो पृथ्वी के केंद्र में जमा हो गए, और हल्के जो कण थे वो विद्यार्थियों पृथ्वी के केंद्र से दूर जमा होते गए। इस प्रकार से ये स्थलखंड का निर्माण हो गया। और इन कणों के मध्य जो गैसें भरी हुई थी विद्यार्थियों, वह गैसें इस पृथ्वी के चारों ओर बाहर निकल करके क्या हो गई विद्यार्थियों, फैल गई। यानी इसके चारों ओर बाहर निकल के क्या हो गई विद्यार्थियों, फैल गई। तो यहाँ समझने योग्य बात यह कि विद्यार्थियों कि जो छोटे कण थे वह पृथ्वी के केंद्र से दूर जमा हुए, और जो आकार में बड़े कण थे वो पृथ्वी के केंद्र में जमा हो गए। और इन कणों के मध्य जो गैसें भरी हुई थी विद्यार्थियों, वह गैसें इस पृथ्वी से क्या निकल गई, बाहर निकल गई। और गैसों के बाहर निकल से पृथ्वी के चारों ओर इन गैसों का क्या बन गया विद्यार्थियों, घेरा बन गया, या मंडल का निर्माण हो गया, या जिसको मैं कह सकता हूँ क्या, एक आवरण का निर्माण हो गया। जब इनके आवरण का निर्माण हुआ तो विद्यार्थियों, ये जो गैसों का घेरा, ये जो आवरण है, उसको क्या कहा विद्यार्थियों, वायुमंडल है वो कहा गया। तो बात यह है विद्यार्थियों, हल्के पदार्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह पर तथा भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में क्या हो गए, जमा हो गए। इन पदार्थों के एकत्रित होने से किसका निर्माण हुआ विद्यार्थी, अब ये पदार्थ एकत्रित हुए, एकत्रित होने से ये पृथ्वी का जो ऊपरी भाग का निर्माण हुआ विद्यार्थियों। इस पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं अपन, स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, स्थल मंडल का निर्माण हो गया। अब जब विद्यार्थी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे तो ये भी देखेंगे कि ये स्थल मंडल, इसकी मोटाई कितनी क्या होती है, उस सब के बारे में बात अपन करेंगे। तो इस प्रकार से ये ऊपरी जो, जिसको अपन कहते हैं क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर ये जो हल्के पदार्थ है विद्यार्थियों, क्रस्ट हल्के पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। और कोर होगा, वो क्रोड होगा या कोर होगा पृथ्वी का आंतरिक भाग का विद्यार्थियों, वो भारी पदार्थों से मिलकर बना हुआ, क्योंकि केंद्रीय पृथ्वी का केंद्रीय भाग होता है उसको हम क्रोड के या कोर के नाम से जानते हैं विद्यार्थियों। और हम जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र वाला भाग होता है वह भारी पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने, अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो हल्के पदार्थ ऊपर आए और भारी पदार्थ क्या गए केंद्र की ओर। अब ये जो अलग होने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं विद्यार्थियों, विभेदन कहते हैं। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर
हल्के और भारी पदार्थ जिस प्रक्रिया से क्या हुए, अलग हुए, यानी भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में गए और हल्के पदार्थ विद्यार्थियों पृथ्वी केंद्र से दूर ऊपरी क्रस्ट के रूप में जमा हुए। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रोसेस को भूगोल की भाषा में अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? विभेदन के नाम से जाना जाता। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों किसका निर्माण हो गया? स्थल मंडल का निर्माण। तो सीधी सी बात है विद्यार्थियों कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी पर सबसे पहला जो मंडल का निर्माण हुआ, वो मंडल कौन सा है विद्यार्थियों? स्थल मंडल बना, या जिसको मैं कह दूं तो कौन सा मंडल बना विद्यार्थियों? लिथोस्फीयर या स्थल मंडल का निर्माण है वो पृथ्वी पर सबसे पहले हुआ। चलो विद्यार्थी इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अगली अपन बात करते हैं कि स्थल मंडल का विकास के बाद में अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों, अगली बात करते हैं वायुमंडल। अगली किसकी अपन बात करते हैं विद्यार्थियों? वायुमंडल की बात करते हैं। अभी अपन ने देखा विद्यार्थियों कि जो स्थल मंडल का निर्माण हुआ उस समय जो गैसें थी वह गैसें स्थल मंडल के चारों ओर फैल गई। जब वो गैसें स्थल मंडल के चारों ओर फैली विद्यार्थियों, किसका निर्माण हो गया विद्यार्थियों? वायुमंडल का। पर विद्यार्थियों समझने योग्य बात यह है कि उस समय के वायुमंडल और आज के वायुमंडल में बहुत सारा डिफरेंट है विद्यार्थियों। कि उस समय जो वायुमंडल बना था वह वायुमंडल मूलतः हल्की जो गैसें थी, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी, वही गैसें मूलतः उस वायुमंडल में अधिकता थी। और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसें थी विद्यार्थियों, अमोनिया वगैरह, इन गैसों की उस वायुमंडल में क्या थी? अधिकता थी। पर विद्यार्थियों वर्तमान का जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर अपन जो गैसों की बात की जाए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, इन गैसों की क्या है विद्यार्थियों? अधिकता है। तो ये वायुमंडल है उसका धीरे धीरे चल करके वर्तमान का जो वायुमंडल है, यहाँ तक किस प्रकार प्रोसेस या फिर किस प्रक्रिया के माध्यम से उस वायुमंडल, पहले वाले वायुमंडल का परिवर्तन होते होते वर्तमान का वायुमंडल बना, उसके बारे में बात करते हैं। तो देख कि वर्तमान की वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस, यानी वर्तमान के अंदर वायुमंडल इसकी मैं विद्यार्थियों बात करूं तो इसमें देखते हैं मूल रूप से कौन सी गैस होती, एक होती है N2 और एक होती है विद्यार्थियों O2। जब N2 की बात करूं सामान्य विद्यार्थियों 78% होती है, और O2 की बात करूं तो विद्यार्थियों सामान्य कितने परसेंट पाई जाती है? 21% ये वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। पर विद्यार्थियों जब पृथ्वी बनी थी ना, उस समय ये जो वायुमंडल के अंदर ये गैसें नहीं थी विद्यार्थियों। उस समय सामान्य जो गैसें थी वो कौन सी थी? एक तो थी हाइड्रोजन विद्यार्थियों, हल्की गैसें थी। तो उस समय वायुमंडल बना था शुरुआती किस प्रकार की गैसों से? हाइड्रोजन प्लस हीलियम। अब देखिए विद्यार्थियों, ये हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं वो किस प्रकार की गैसें हैं? ये हल्की गैसें हैं। कैसी गैसें विद्यार्थियों? हल्की गैसें। तो वर्तमान वायुमंडल के विकास की तीन अवस्था, यानी वर्तमान का वायुमंडल इन तीन अवस्थाओं गुजरने के बाद में ही वर्तमान का वायुमंडल बना। पहली बात है कि आदिम काल वायुमंडल, यानी पुराने समय का जो वायुमंडल था विद्यार्थियों, उस पुराने समय के वायुमंडल के अंदर अपन ने देखा था कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस है, इन गैसों की क्या थी विद्यार्थियों? अधिकता थी। और ये गैसें कैसी थी? हल्की थी। और किसी कारणवश विद्यार्थियों सौर विकिरण के कारण, सौर विकिरण के कारण विद्यार्थियों इन हल्की गैसों का क्या हुआ? ह्रास का मतलब इनकी मात्रा धीरे धीरे क्या होती गई विद्यार्थियों? कम। यानी पहली अवस्था ये कि पुराने समय के अंदर जो वायुमंडल था विद्यार्थियों, उस वायुमंडल के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की क्या थी विद्यार्थियों? अधिकता थी। और ये गैसें वर्तमान के वायुमंडल में इनकी क्या है? न्यूनता। मतलब ये होगा धीरे धीरे ये गैसें थी वायुमंडल में क्या होती गई? गैसों का ह्रास। ह्रास का मतलब गैसें कम होती गई। और कम किस कारण से हुई? ये कम हुई विद्यार्थियों सौर विकिरण की वजह से इन गैसों की मात्रा क्या होती गई? कम होती गई। अगली बात करते हैं विद्यार्थी, दूसरी स्टेप में क्या हुआ? सेकंड बात करूं मैं, पृथ्वी के भीतर से निकली भाप और जलवाष्प। अब बात ये कि फिर धीरे धीरे जो ज्वालामुखी घटना हुई या विस्फोट हुए विद्यार्थियों अन्य प्रकार से, उससे क्या हुआ कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर से जो क्रिया हुई तो उस क्रिया की वजह से क्या हुआ कि ये जो भाप और जल वाष्प थे, वह भाप और जल वाष्प भी कहाँ आ गए विद्यार्थियों? वायुमंडल में आ गए। अब देखिए विद्यार्थियों, जब ये जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में नहीं होगी तब तक अपन विद्यार्थियों जल मंडल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जल मंडल की कल्पना विद्यार्थियों कर भी नहीं सकते। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ विद्यार्थियों कि ये जो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी जैसी या कोई अन्य इस प्रकार की घटना घटित हुई विद्यार्थियों, वह घटना घटित हुई तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उष्मा, भाप और जल वाष्प है वायुमंडल में बाहर आ गए। और जब वायुमंडल में बाहर आए विद्यार्थियों, तो वायुमंडल के अंदर जो हल्की गैसें थी और उन गैसों की मात्रा में सौर विकिरण की वजह से क्या हो रही थी विद्यार्थियों? कमी तो हो रही थी। तो ये भाप और जल वाष्प जैसे वायुमंडल में बाहर आए, आने के बाद में धीरे धीरे इनका तापमान क्या हुआ विद्यार्थियों? कम होता गया। और तापमान कम होने के बाद में वाटर वेपर या जो जल वाष्प था विद्यार्थियों, वह
वायुमंडल में जो धूल के कण थे उसके चारों ओर जाकर के संघनन है, यानी संघनन होना शुरू हो गया, यानी बादल बना। छोटे छोटे कणों के रूप में ये जलवाष्प क्या हो गया विद्यार्थियों, जमना है वो शुरू हो गया। फिर अगला प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अगली बात है कि क्या हुआ विद्यार्थियों, जब हम देखते हैं कि जलवाष्प बना, धूल के कण थे, अब इससे बादल बनेगा। बादल बनेगा तो क्या होगा विद्यार्थियों, बादल बनेगा तो बारिश भी होगी विद्यार्थियों। तो बारिश होगी तो बात है कि वहाँ जल मंडल का भी क्या होगा विद्यार्थियों, विकास हो जाएगा। और जब विद्यार्थियों जल मंडल का विकास हो जाएगा तो इसका मतलब वहाँ पर जैव मंडल का भी विकास होगा। तो वहाँ पर जैव मंडल के अंदर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं वह पनपे विद्यार्थियों। और उनकी पेड़ पौधे अपन जानते हैं विद्यार्थियों, जो पेड़ पौधे होते हैं वह पेड़ पौधे अपना, अब देखो एक तो पेड़ पौधे श्वसन क्रिया की बात करूं मैं विद्यार्थियों, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो विद्यार्थियों श्वसन क्रिया के अंतर किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ध्यान रखें विद्यार्थियों, जितने भी सजीव प्राणी हैं वो सभी श्वसन क्रिया में तो कौन सी गैस का उपयोग करते हैं विद्यार्थियों, O2 यानी ऑक्सीजन गैस का ही उपयोग करते हैं। पर विद्यार्थियों यहाँ प्रकाश संश्लेषण का मतलब ये हुआ कि पेड़ पौधे हैं वो अपना जो सूर्य की किरणों से भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको साइंस में अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधों के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है विद्यार्थियों, ये क्रिया होती है उसको अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ प्रकाश संश्लेषण से मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों जब पर्यावरण के अंदर पेड़ पौधे थे तो पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए जिस गैस का उपयोग करते हैं ना विद्यार्थियों, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है इस क्रिया को संपन्न करने के लिए जिस गैस का उपयोग करते हैं उसको करते हैं विद्यार्थियों CO2। जब इनकी मात्रा बढ़ गई, यानी अपन जानते हैं कि पहले वायुमंडलीय CO2 की मात्रा विद्यार्थियों क्या थी, ज्यादा थी। अब CO2 की मात्रा ज्यादा है और जब विद्यार्थियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस का क्या होने लगा विद्यार्थियों, उपयोग होने लगा। और जब CO2 गैस का उपयोग होने लगा विद्यार्थियों तो वायुमंडल के अंदर ऑटोमेटिक इस गैस की क्या होती गई विद्यार्थियों, कमी होती गई। तो इस प्रकार से ये इन सभी प्रक्रिया से गुजरने के बाद में वर्तमान का क्या बना विद्यार्थियों, वायुमंडल। और वर्तमान का वायुमंडल है इसके अंदर मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस लगभग लगभग विद्यार्थियों आपकी 99% है, ये दो गैसें पाई जाती है और 1% पे अन्य गैसें पाई जाती है। और वायुमंडल के बारे में विस्तृत चर्चा विद्यार्थियों अपन वायुमंडल के अंतर्गत करेंगे। तो इस प्रकार से पुराने समय में ये वायुमंडल का क्या हुआ था विद्यार्थियों, निर्माण हुआ था। तो देखिए विद्यार्थियों सबसे पहले पृथ्वी पर स्थल मंडल का निर्माण हुआ, उसके बाद में किसकी बात की अपने विद्यार्थियों, वायुमंडल। तो स्थल मंडल के बाद में किसका निर्माण हुआ विद्यार्थियों, वायुमंडल का निर्माण हुआ। अब अगली बात करते हैं विद्यार्थियों अपन, और अगली बात करते हैं जल मंडल की विद्यार्थियों। किसकी बात करते हैं अपने, हाइड्रोस्फीयर। इसको मैं क्या कह सकता हूँ विद्यार्थियों, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी इस जल मंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ, हाइड्रोस्फीयर की अपन बात करते हैं विद्यार्थियों। अब देखिए विद्यार्थियों स्थल मंडल का निर्माण के बारे में अपन ने बात की, उसके बाद में अपने वायुमंडल के निर्माण के बारे में बात की, और अगली बात अपन करते हैं जल मंडल। अब देखिए विद्यार्थियों अपन जानते हैं अभी वायुमंडल में अपन देखा था कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से भाप और जो जल वाष्प निकले थे वह पृथ्वी के वायुमंडल में जाकर के, अब जलवाष्प है इसका मतलब उसमें तापमान क्या होगा विद्यार्थियों, ज्यादा होगा और धीरे धीरे वायुमंडल में जाएगा। तो वायुमंडल में पृथ्वी के आंतरिक भाग की तुलना में वायुमंडल का तापमान विद्यार्थियों कम है, तो वह धीरे धीरे जलवाष्प क्या होगा, ठंडा होगा। और ठंडा होने के बाद में वह जलवाष्प विद्यार्थियों बूंदों के रूप में बदल जाएगा, संघनन हो जाएगा उसका। जब उस जलवाष्प का संघनन होगा तो धीरे धीरे सभी पूर्ण रूप से जलवाष्प संघनित हो जाएगा। और संघनित होता किसके, धूल के कण है विद्यार्थियों, उस कण के चारों ओर जलवाष्प। जैसे देखिए मानिए विद्यार्थियों ये जो जलवाष्प था ये धूल के कण है विद्यार्थियों, और वायुमंडल के जल वाष्प है वो इस धूल के कण के चारों ओर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, इस प्रकार से जमा हो जाएगा। एक बूंद का क्या ले लेगा विद्यार्थियों, रूप ले लेगा। जब ये बूंद का रूप ले लेगा, इस बूंद का आकार बड़ा होगा तो ये बूंदे सभी क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, मिल जाएगी एक दूसरे से। क्या हो जाएगी, सारी बूंदे विद्यार्थियों एक दूसरे से मिल जाएगी। जब बूंदे मिल जाएगी तो इन बूंदों का आकार क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, बड़ा हो जाएगा। और जब बूंदों का आकार बड़ा होगा तो किसका निर्माण हो जाएगा विद्यार्थियों, बादल का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा विद्यार्थियों, बादल का निर्माण हो जाएगा। और जब बादल का निर्माण होगा तो किसी जगह का बादल गति करते हैं विद्यार्थियों, तो ये गति करते हैं, ठीक है। जब किसी जगह तापमान ज्यादा है तो नीचे की वायुमंडल की हीट इस बादल को क्या कर देगी विद्यालय, या तो किसी पर्वत से टकराएंगे पहाड़ बगैर किसी से, या जो
पृथ्वी के निचले भाग का कहीं का तापमान विद्यार्थियों क्या है, ज़्यादा है, तो वो इस बादल को क्या कर देंगे, निचले वाले भाग यानी बादल को पिघला देंगे, इसका तापमान बढ़ा देंगे। तो बादल पिघलेगा तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगी, आपकी वर्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, बादल पिघलेगा तो क्या होगी, वर्षा होगी। और वर्षा होगी तो विद्यार्थियों हम जानते हैं कि बारिश का जल है वो तो कहाँ गिरेगा, धरातल पे ही तो गिरेगा। जब ये धरातल पर गिरेगा बारिश का जल विद्यार्थियों, जब ये बारिश का जल धरातल पर गिरेगा और गिरने के बाद में विद्यार्थियों जब जल की मात्रा धरातल पर अधिक हो जाएगी, तो ये धरातल वाला जल की अधिक धरातल पर जब जल की मात्रा अधिक होगी, तो ये जल पुनः नदियों के रूप में बहेगा। और ये नदियां विद्यार्थी हम जानते कहाँ गिरेगी, पुनः जाकर के किसी गड्ढे में, इन पृथ्वी के जो महाद्वीप है इस महाद्वीप का कोई गड्ढा है, वहां जाकर के ये इस जल ने क्या कर दिया विद्यार्थियों, गिरना शुरू कर दिया। और इस गड्ढे में जल की मात्रा क्या हो गई विद्यार्थियों, अधिक हो गई। तो इस प्रकार से ये जल मंडल यानी महासागर का निर्माण हो गया विद्यार्थियों। किसका निर्माण हुआ, महासागर का निर्माण हो गया। अब ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से जल मंडल का है वो निर्माण हो जाता है। तो ये पृथ्वी के ठंडा होने के कारण जल वाष्प का क्या हुआ विद्यार्थियों, संघनन हुआ। यानी अपन ने देखा था कि वायुमंडल के अंदर पढ़ा था कि जो पृथ्वी के जो अंदर वाला भाग है वहाँ ज्वालामुखी क्रिया की वजह से वायुमंडल के अंदर भाप और जलवाष्प निकलता है। और यह जो जलवाष्प था वो विद्यार्थियों वायुमंडल के अंदर जाकर के उस पहले जलवाष्प का तापमान ज़्यादा था विद्यार्थियों, और जब वायुमंडल में जाएगा तो इसका तापमान क्या होगा, कम होगा। जब तापमान कम होगा तो इसका क्या होगा विद्यार्थियों, संघनन होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और फिर क्या होगा, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में क्या हो जाती है, गिरावट आएगी। अब ये हुआ कि वायुमंडल में क्या है विद्यार्थियों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वह गैस विद्यार्थियों वायुमंडल के अंदर जो बारिश होगी उस बारिश के साथ घुलेगी। घुलने से क्या होगा विद्यार्थियों, उसकी मात्रा में तापमान क्या में क्या आ जाएगी, वायुमंडल के तापमान में क्या आ जाएगी विद्यार्थियों, गिरावट आ जाएगी। फिर वर्षा का जल नदियों के माध्यम से महाद्वीपों के ऊपर गर्तों में क्या हो जाता है विद्यार्थियों, एकत्रित हो जाएगा। और इसके एकत्रित होने से किसका निर्माण होगा विद्यार्थियों, महासागरों का निर्माण होता है। तो इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि महाद्वीपों का निर्माण महासागरों से पहला हुआ। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि जो महासागर होते हैं वो महाद्वीपों के क्या होते हैं, भाग होते हैं। अगर किसी महाद्वीप का भाग थोड़ा सा नीचे दब जाता है, गर्त बन जाता है विद्यार्थियों, और उसके अंदर अधिक मात्रा में क्या भर जाता है, जल भर जाएगा, तो किसका निर्माण हो जाएगा विद्यार्थियों, महासागरों का निर्माण हो जाता है। तो अब इस प्रकार से ये क्या बना विद्यार्थियों, जलमंडल का निर्माण हो गया। जब जलमंडल का निर्माण हो गया विद्यार्थियों, तो इसका मतलब इस पृथ्वी की सतह पर तीन मंडल बन गए आपके, स्थल मंडल का निर्माण हो गया, वायुमंडल का निर्माण हो गया, और विद्यार्थियों की इसका निर्माण हो गया, जल मंडल का निर्माण हो गया। अब सीधी सी बात है कि विद्यार्थियों जब इन तीन मंडलों का निर्माण हो गया तो यहाँ पे जो जैव मंडल का विकसित हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों फिर किसका निर्माण हुआ, जैव मंडल का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से अपने को ध्यान ये रखना है विद्यार्थियों कि सबसे पहले स्थल मंडल बना, उसके बाद में वायुमंडल बना, फिर मैं बात करूं विद्यार्थियों तो क्या बना, जल मंडल बना, और उसके बाद में किसका निर्माण हुआ विद्यार्थियों, जैव मंडल का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने आज की क्लास के अंतर्गत अपन ने जो एक पृथ्वी की आयु की गणना से संबंधित, और दूसरी बात कि इस पृथ्वी का विकास किस प्रकार से हुई, यानी इस पृथ्वी पर जो अपने चार मूलतः जैव मंडलों जो मंडल पाए जाते थे उस मंडलों के बारे में बात की, और साथ साथ में अपने ये भी समझने का प्रयास किया किस मंडल का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ और कौन से मंडल का निर्माण पहले हुआ। तो ये बातें आज की क्लास में अपन लोगों ने की थी। अगले वाली क्लास के अंदर विद्यार्थियों आज अपना एक पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास से संबंधित जो बिंदु था महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, उस बिंदु को अपन ने पूर्ण विधिवत रूप से क्या कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। और कल वाली क्लास के अंदर विद्यार्थियों इससे संबंधित जो भी आपकी ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की एग्जाम है विद्यार्थियों, उससे संबंधित जो बोर्ड जो RSSB बोर्ड है वो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने या आने की जो संभावना है वो सारे प्रश्न विद्यार्थी MCQ के रूप में कल आपके सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा।